हेलो लिसनर, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर ऑडियो में किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो माफ करिएगा, ये मेरी नहीं एआई की आवाज है। स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 16, माई स्पाई वाइफ। अनामिका अपने घर आई थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, उसके कदम कमरे की दीवार पर नजर पड़ते ही ठहर गए। अनामिका की आंखों में एक दर्द सा उभर आया। काफी देर तक वो ऐसे ही खड़ी रही। काफी देर के बाद हिम्मत करके वो अपने कमरे की ओर गई। उसने अपना रुख बेड की तरफ किया। बेड के ठीक पीछे ही दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर धुंधली थी, मगर उसे देखकर इतना बताया जा सकता है, इस तस्वीर में मौजूद दो लोग एक दूसरे का साथ पाकर कितना खुश हो गए। वो तस्वीर शायद बारिश में ली गई थी, जिसकी झलकियां भी उस तस्वीर में आ चुकी थी। उस तस्वीर के अंदर एक लड़का, जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। उस लड़के ने मीडियम स्टबल बीड रखी हुई थी और आंखों पर आई ग्लासेस लगाए हुए थे। उस लड़के का स्किन टोन थोड़ा डार्क था। ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो थोड़ा सांवला था। उसने अपनी बाहों के घेरे में एक लड़की को पकड़ा हुआ था। उस लड़की की पीठ उस लड़के के सीने से लगी हुई थी। उस लड़की के दोनों पैर भी हवा में झूल रहे थे, जैसे कि वो लड़का उसे अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमा रहा हो। और उसी वक्त यह पिक्चर क्लिक की गई होगी। उस लड़की ने उस तस्वीर में व्हाइट कलर की ए लाइन कुर्ती पहनी हुई थी। वो दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हों। अनामिका उस तस्वीर पर ही हाथ फेर रही थी और एक उदासी, एक गिल्टी जैसा उसके चेहरे पर था। अनामिका के कान में कुछ शब्द गूंज रहे थे, कुछ ऐसे शब्द जो शायद कभी उसी ने कहे थे। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं देव। अनामिका सिर्फ देव की हो सकती है। अनामिका का नाम अगर किसी के साथ जुड़ सकता है तो वो सिर्फ देव के साथ। देव की अनामिका, या यूं कहूं कि अनामिका का देव। अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के आगे कुछ पल गुजरने लगे। फ्लैशबैक। अनामिका घर में अकेली बैठी हुई थी। मौसम काफी बिगड़ा हुआ सा था। तेज हवाएं चल रही थीं और बादल गरज रहे थे। गार्डन के पास ही अनामिका एक झूले पर बैठी हुई थी और आसमान की ओर देख रही थी। इस वक्त अनामिका ने वही सफेद ए लाइन कुर्ती पहनी हुई थी, जो उस लड़की ने तस्वीर में भी पहनी हुई थी। अनामिका की नजरें बार बार उसके घर के दरवाजे की ओर जा रही थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अनामिका शाम से ही बैठे किसी का इंतजार कर रही थी। अनामिका का इंतजार मानो आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनामिका ने खुद से ही कहा, कब आओगे तुम? इतना वक्त हो चुका है। अब तक तो तुम्हें पहुंच जाना चाहिए था। ऐसे ही और भी वक्त गुजरता चला गया। अनामिका यूं ही खाली आसमान को देखने लगी, जहां बादल घिरे हुए थे। ठंडी हवाओं के झोंके अनामिका के चेहरे को सहला रहे थे। एक लंबे इंतजार के बाद अनामिका का फोन रिंग हुआ, तो उसने जल्दबाजी में फोन उठाया। उसने फोन उठाते ही हेलो कहा और उसे कॉल के दूसरी तरफ किसी खास के होने की उम्मीद थी। मगर दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसे सुनते ही अनामिका का वो चहकता हुआ चेहरा और नीली आंखों की चमक फीकी सी पड़ गए। सामने से उस इंसान ने कहा, क्या बात है अनामिका, इतनी जल्दी रिप्लाई? वरना हमें तो तपस्या सी करनी पड़ जाती है कि तुम एक शब्द भी अपने मुंह से निकालो। अनामिका ने बिना देखे ही फोन रिसीव कर लिया था, लेकिन उस आवाज को सुनने के बाद अनामिका ने अब फोन की तरफ देखा। हालांकि कोई नाम फोन पर फ्लैश नहीं हो रहा था, क्योंकि अनामिका की आदत नहीं थी कि वो नंबर को सेव करे। उसे नंबर याद भी रहा करते थे, इसलिए वो नंबर सेव भी नहीं करती थी। इसलिए वो इस नंबर को अच्छी तरह पहचानती थी। नंबर किसका है? अनामिका ने एक आलसी लहजे में कहा। कहो क्या बात है विक्रम? सामने से विक्रम ने कहा। ये क्या बात हुई अनामिका? मेरी आवाज सुनते ही एक्साइटमेंट कहाँ गायब हो गई और क्यों? अपने अलसाई हुए लहजे में ही थोड़े चिढ़ के साथ अनामिका बोली। क्यों परेशान कर रहे हो? काम की बात बताओ, क्या बात है? विक्रम को समझ आ गया उसे उसके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला, इसलिए उसने अब अपनी बात कही। देव आ चुका है
और अब किसी भी वक्त घर पहुंचता ही होगा। मेरे लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि उसने लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही उसने दिल्ली बॉर्डर में एंटर किया है। ये सुनते ही अनामिका के चेहरे से जो खुशी गायब थी, वह वापस उसके चेहरे पर आ गई और उसने विक्रम से कहा, सच में? उन लोगों से कहो पूरी रिपोर्ट दें जल्दी से। अनामिका की बात सुनने के बाद विक्रम थोड़ा चिढ़ गया और ये चिढ़ उसकी बातों में भी दिखाई दी। ये तो गलत है। अभी मैं था तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था बात करने में। अब देव की बात क्या कर दी? इतनी एक्साइटमेंट? दैट्स नॉट फेयर अनामिका। अब अनामिका का ज्यादा बात करने का मूड नहीं था, इसलिए अब आगे उसने विक्रम की कोई बात नहीं सुनी और बिना कुछ कहे सुने उसने फोन कट कर दिया। अब तक काफी तेज बारिश होना भी शुरू हो चुकी थी और अनामिका की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने अंदर इसे संभाल नहीं पा रही थी। अनामिका झूले से उतरी और सीधे बारिश में भीगने लगी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाई और अपना चेहरा आसमान की ओर करके अपनी आंखें बंद की और गोल गोल घूमते हुए ही उस बारिश का मजा ले रही थी। वो अपनी खुशियों में इतनी गुम थी कि उसे अब अपने आसपास का होश ही नहीं था। उसे बिल्कुल ध्यान ध्यान दे नहीं रहा कि अब कोई और भी है उस घर में। कोई था जो बहुत ही ध्यान से उसे ही देख रहा है। अनामिका की खुशी देखकर वो भी काफी खुश लग रहा था। वो अपने शांत कदमों से अनामिका की ओर बढ़ने लगा। वो अनामिका के करीब आया और बिना अनामिका के पता लगे पीछे से अनामिका की कमर में हाथ डाल उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। अनामिका चौंक गई और उसने अपनी गर्दन हल्के से पीछे करके देखा और जैसे ही उसे पता चला कि वो छुअन किसकी है, उसने खुद को उस इंसान की बाहों में छोड़ दिया। चैप्टर 17 माई स्पाई वाइफ। वो अनामिका के करीब आया और बिना अनामिका के पता लगे पीछे से अनामिका की कमर में हाथ डाल उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। अनामिका चौंक गई और उसने अपनी गर्दन हल्के से पीछे करके देखा और जैसे ही उसे पता चला कि वो छुअन किसकी है, उसने खुद को उस इंसान की बाहों में छोड़ दिया। आदमी ने काफी देर तक अनामिका को अपनी बाहों में उठाए रखा और उसे गोल गोल घुमाता रहा। ये वही पल था जिस पल को उस तस्वीर में कैद किया गया था। इस पल को तस्वीर में कैद करने वाली कोई और नहीं बल्कि अनामिका की बचपन की दोस्त ज्योति थी, जो कि देव के साथ ही वहां पर आई थी। मगर देव और अनामिका को साथ देख वो उनके पास नहीं आई और जब उन दोनों के बीच इतना खूबसूरत पल आया तो अनामिका की जानकारी के बाहर ही उसने चुपचाप इन दोनों के बीच के इस खूबसूरत पल को तस्वीर में कैद कर लिया। काफी देर के बाद जब देव ने अनामिका को अपनी गोद से नीचे उतारा, अनामिका ने जल्दी से पीछे मुड़कर अपनी बाहों को उसके गले में एक हार की तरह डाल दिया। अनामिका के लंबे बाल, जो कि खुली थे, बारिश में भीगने की वजह से उसकी पीठ पर चिपक चुके थे। अनामिका की वाइट कुर्ती भीगने की वजह से कुछ ट्रांसपेरेंट हो गई थी। अनामिका की नीली आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थीं। पानी की बूंदें जो उसके चेहरे और शरीर पर थीं, वो उसे इतना खूबसूरत बना रही थी कि उसके सामने मौजूद उस लड़के का गला सूखने लगा। अनामिका के होंठ नेचुरली पिंक थे। अनामिका इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी, किसी भी आदमी के लिए खुद को रोक पाना आसान नहीं हो सकता था। उस लड़के ने अपना एक हाथ उठाया और अनामिका के चेहरे को छूते हुए अपने अंगूठे को उसके होठों के कोर पर फिर आ रहा था। अनामिका ने भी अपना एक हाथ उसकी गर्दन से निकाला और बेहद ही प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा। मगर तभी उसे कुछ अजीब लगा तो उसने अपना हाथ देखा। उसकी उंगलियों पर थोड़ा ब्राउन रंग लगा हुआ था। अनामिका ने एक नजर अपनी उंगलियों की तरफ देखा और फिर अपने सामने खड़े देव की तरफ अपनी सवालिया नजरों से देख रही थी। मुस्कुराते हुए देव ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, एक तेज बिजली चमकी, जिसकी वजह से उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटकर मौसम पर चला गया। फ्लैशबैक एंड अनामिका ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें इस वक्त थोड़ी लाल हो रही थीं। अनामिका के होंठ हल्के से हिले। अनामिका के मुंह से सिर्फ कुछ शब्द निकले। सॉरी देव, आई एम सॉरी। मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मैं अपनी बात पर कायम नहीं रह पाई। आज मेरा नाम किसी और के नाम से जुड़ गया है। पर यकीन मानो देव, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहती थी। ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी।
आई एम रियली सॉरी कहते हुए अनामिका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों में जो दर्द था उसे महसूस किया जा सकता था, मगर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अनामिका की आंखों में दर्द था, गिल्ट था। उसे देखकर ही साफ बताया जा सकता था उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। मगर अनामिका की आंखों से इतना सब होने के बाद भी आंसू नहीं निकला। अनामिका ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखों को मसलते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल की जज्बात को अपने अंदर ही दबा रही हो। अनामिका की नीली आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उसने उस तस्वीर को उस जगह से हटाया, उसे हटाकर बेड पर रख दिया। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा बटन था जिसे अनामिका ने प्रेस किया। बटन के प्रेस होते ही उस कमरे के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो गए। बालकनी का दरवाजा, कमरे का मेन डोर, सब कुछ लॉक हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। ये होते ही अनामिका बेड के सामने ही दीवार पर बनी बुकशेल्फ की ओर बढ़ रही। अनामिका ने नीचे एक कतार में लगी 10 बुक्स एक साथ बाहर निकाली। वहां पे एक छोटी सी ग्रीन लाइट ऑन थी। अनामिका ने अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर को उसके ऊपर रखा। वो एक बायोमेट्रिक लॉक था। एक हल्की से क्लिक की आवाज हुई, जिसके बाद एक लेजर लाइट सीधे अनामिका की आंखों पर पड़ी, जो उसकी आंखों को स्कैन कर रही थी। स्कैनिंग खत्म होने के बाद एक और क्लिक की आवाज आई, जिसके बाद वो बुक शेल्फ जिगजैग शेप में 2 हिस्सों में बंट गया। ये एक स्कैनिंग डोर की तरह था। अनामिका उस दरवाजे के अंदर गई और सीढ़ियों से नीचे उतरी। सीढ़ियों पर इतना अंधेरा था कोई अपना हाथ तक न देख पाए। अनामिका के सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक दीवार के पास जाकर उसने उस जगह की लाइट्स ऑन कर दी। ये एक छोटे से ऑफिस के जैसा था। काफी लंबे वक्त से बंद रहने के कारण धूल की हल्की परत भी थी, मगर ये जगह अंडरग्राउंड थी और बाहरी हवा यहां नहीं आ सकती थी, इसीलिए ये धूल और गंदगी ज्यादा नहीं थी। अनामिका तेज कदमों से सीधे आगे गई और एक दरवाजा खोला। वो कमरा एक छोटा सा ऑफिस था। टेबल पर ही लैपटॉप और कुछ और फाइल्स रखी हुई थी। उन फाइल्स पर भी हल्की धूल थी, जिसे अनामिका ने साफ किया। अनामिका ने वो लैपटॉप ली और वहीं एक सोफे पर एक ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ था। अनामिका ने उस लैपटॉप को बैग के अंदर डाला और बैग लेकर वहां से बाहर की ओर निकल गई। अनामिका उस जगह से बाहर निकली और अपने कमरे में आने के बाद अनामिका ने फिर से उस कमरे को पहले के जैसा ही कर दिया। देखकर यह बताया नहीं जा सकता कि अभी अभी इस कमरे में एक सीक्रेट दरवाजा भी था। अनामिका उस कमरे से बाहर निकली और बस उस बंगले के बाहर आकर अपनी कार की ओर बरहक गईं। कार में बैठते ही अनामिका ने कार की बैक सीट पर वो बैग रखा और कार स्टार्ट कर दी। इन सब के दौरान शाम हो चुकी थी। शहर का एक दूसरा एरिया, एक घर। घर के आगे एक छोटा सा एरिया जो कि खुला हुआ था। घर के पीछे एक गार्डन। ये घर बहुत बड़ा नहीं था, बट बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं था। घर के बाहर एक कैब आकर रुकी और शाद उस कैब से बाहर आई। शाद लंबे कदम भरते हुए घर के अंदर गए। अंदर आते ही उन्होंने डोर बेल बजाई तो कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही एक लड़की, जिसने अपने बालों का मेसी बन नाया हुआ था, उसके चेहरे पर आटा लगा हुआ था। उसकी हालत भी थोड़ी बिखरी हुई थी और यह साफ था कि वो किचन में खाना बना रही थी। उस लड़की को देखने के बाद शाद के उतरे हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शाद ने अपना हाथ उठाया और उस लड़की के चेहरे पर लगे हुए आटे को साफ करते हुए उस लड़की से कहा, ये क्या हालत बना रखी है नियाज आपने? क्या अब भी आप एक बच्ची ही है? उसने अपना चेहरा बच्चों की तरह कर दिया और शाद से बोली, एक तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूं, उसके ऊपर से तो मेरा ही मजाक बना रहे हो। ये बहुत अच्छा था। नियाज को शाद की बात पर गुस्सा आ गया। उनकी आवाज में नाराजगी को साफ महसूस किया जा सकता था। शाद ने नियाज की कमर में हाथ डाला और अंदर आते हुए पहले उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया और फिर नियाज को लेकर लिविंग रूम में आए। शाद ने नियाज की नाक खींचकर उनसे कहा, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा नियाज, मुझे बस हंसी आ गई।
आपकी ये कंडीशन देखकर। शाद की इस बात को सुनने के बाद नियाज को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। चैप्टर 18 माई स्पाई वाइफ। शाद घर आए और जब उन्होंने अपनी पत्नी की अस्त व्यस्त हालत देखी तो उन्हें उन पर हंसी आ गई। शाद नियाज का मजाक उड़ा रहे हैं ये सोच नियाज शाद से गुस्सा हो गई। नियाज का गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब शाद ने उनसे कहा, आपकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। नियाज के हाथ तेजी से चलने लगे और वो शाद को मारने लगी। हंसते हुए ही किसी तरह से शाद ने उनके हाथों को पकड़ा और उन्हें दबाते हुए शाद ने नियाज से कहा, क्या कर रही है आप नियाज? यार ऐसे कौन करता है? बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत है। इसीलिए आज तक मैंने आपके साथ बच्चे प्लान नहीं किया है। नियाज ने शाद को आंखें छोटी करके देखा और शाद से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात बोलने की? या मेरी हरकतों की वजह से आपने बच्चे प्लान नहीं किए? मतलब क्या है आपकी इस बात का शाद? शाद को मारते हुए नियाज उनके बालों को भी खींच रही थी। शाद और नियाज दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। इस वजह से जब नियाज ने शाद को मारा तो उन्हें रोकने की कोशिश में दोनों ही सोफे पर लेटे हुए थे और शाद नियाज के ऊपर झुके हुए थी। शाद ने नियाज के दोनों हाथ पर अपनी पकड़ बनाते हुए उनसे कहा, मतलब ये है नियाज कि आप एक बच्ची है। आपको संभालने में ही मेरी हालत खराब हो जाती है, तो मैं आपके साथ बच्चा प्लान कैसे कर सकता हूँ? एक साथ दो दो बच्चे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहते हुए शाद नियाज के ऊपर थोड़ा और झुक गए और उनकी नाक से अपनी नाक रगड़ी और धीरे से उनके होठों को अपने होठों से छू लिया। मगर पता नहीं क्यों नियाज का ध्यान शाद की बातों पर नहीं था, शाद के चेहरे पर की खुशी पर था। नियाज ध्यान से शाद की आंखों और उनके चेहरे को ही देखे जा रही थी। शाद की आंखों में देखते हुए नियाज ने उनसे सवाल करते हुए कहा, क्या बात है शाद, क्या कुछ हुआ है? कुछ बदले हुए से लग रहे हो, काफी अच्छा मूड है तुम्हारा आज। नियाज की बात सुनने के बाद शाद के होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। नियाज के माथे को चूमकर शाद ने उनसे कहा, हाँ हुआ है, और जो हुआ है उसे जानकर आप भी उतनी ही खुश होंगी जितना कि अभी मैं हूं। शाद की खुशी का कारण यह भी था, उन्हें ऐसे साथी का साथ मिला था जिसे अपने दिल की बात बताने की जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। न्याज हमेशा ही उन्हें समझती थी और उन्हें देखकर ही बता देती थी शाद का मूड कैसा है, उनके मन में क्या चल रहा होगा। जैसे कि अभी हुआ, शाद की बातें और उनके बिहेव को देख न्याज को यह समझ आ गया कि शाद इस वक्त कितना खुश है। बॉडी और हाथ की एक हल्की सी मूवमेंट के साथ नियाज ने खुद को शाद से फ्री कराया। शाद ने भी उन्हें फ्री कर दिया। नियाज उठकर बैठी और शाद से सवाल किया, क्या हुआ है शाद, मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा खुश हो लूं। मुस्कुराते हुए शाद ने नियाज को जवाब दिया, अनामिका ठीक हो गई है और वो वापस आ चुकी है। इनफैक्ट इस केस की वजह से मैं इतने वक्त से परेशान था, अब वो केस भी अनामिका ने टेक ओवर कर लिया है। अनामिका के ठीक होने और वापस लौटाने की बात सुनकर नियाज काफी ज्यादा खुश हो गई। नियाज, शाद और अनामिका ये सब कॉलेज टाइम से ही एक साथ हैं। देहरादून की यूनिवर्सिटी में ये लोग एक साथ पढ़ा करते थे। हालांकि ये अलग अलग बैच में थे, इन लोगों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। इतना ही नहीं, नियाज और शाद की शादी के पीछे एक बड़ा हाथ अनामिका का भी था। इन तीनों के बीच का इक्वेशन हम कहानी में आगे जानेंगे। अनामिका के ठीक होने की बात जानने के बाद नियाज काफी ज्यादा खुश थीं और उन्होंने खुशी से शाद से कहा, तो फिर आज तुम उसे साथ ही लेकर क्यों नहीं आए, उसे भी ले आते। शाद मुस्कुराए और जवाब देते हुए कहा, क्या तुम उसका टेम्पर नहीं जानती नियाज? वो ठीक हो गई है और सब कुछ संभालने भी लगी है, मगर काफी कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो थोड़ा गुस्से में है। उसका गुस्सा भी सही है, बस चीजें थोड़ी गलत हो गई। अपनी बात को पूरा करते हुए शाद थोड़े मायूस हो गए। नियाज ने शाद के कंधे पर हाथ रखा और उनसे कहा, मैटर ज्यादा सीरियस है क्या? वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। शाद ने गहरी सांस ली और जवाब देते हुए कहा, मैटर तो सीरियस है और वो गुस्से में भी है, कहा नहीं जा सकता। उसका गुस्सा कब तक शांत हो पाएगा?
अब जब तक अनामिका शांत नहीं होगी, चीजों को समझने की कोशिश तक नहीं करेंगी। कहते हुए शाद ने अपना चेहरा नियाज की ओर किया और थोड़ी हंसी के साथ बात का रुख मोड़ने के इरादे से आगे कहा, अगर ये कोई प्रोफेशनल इश्यूज होता तो चाहे अनामिका कितनी भी हार्ट होती है, कुछ भी होता है, वो खुद को शांत रखती है और चीजों को केयरफुली हैंडल करती। बट ये पर्सनल था, इसलिए ज्यादा गुस्से में है। इस बात पर नियाज चिढ़ गई और उसने अपने पीछे से तकिया उठाया और बिना शाद को भनक लगे वो तकिया सीधे उनके मुंह पर मार दिया और शाद से कहा, तुम्हें हंसी आ रही है शाद? और ये क्या बात हुई? प्रोफेशनल प्रॉब्लम होती तो वो शांत रहती, पर्सनल है इसीलिए ज्यादा गुस्से में है। उस पर्सनल लाइफ किसी वजह से इफेक्ट हुई है और तुमने हंसी आ रही है। दैट्स नॉट फेयर। उस तकिए से मार खाने के बाद शाद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद शाद ने अपनी आंखें खोली, घूर कर नियाज को देखा और बिना नियाज को रिएक्ट करने का मौका दिए हुए उनके हाथों से तकिया छीना, उसे एक तरफ फेंका और एक झटके से नियाज को सोफे पर लिटाते हुए उन्हें अपने नीचे लाकर उनके दोनों हाथों को अपने एक हाथ की पकड़ में लेते हुए और अपने दूसरे हाथ को नियाज की कमर में डाल नियाज की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है उसका तो पता नहीं, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा ही अनामिका की साइड ले रही हैं। पनिशमेंट भूल गई है? मुझे उस तकिए से मारने की हिम्मत की आपने। अपनी बात को खत्म करते ही शाद में धीरे से नियाज के होठों पर काट लिया। चैप्टर 9 माई स्पाई वाइफ। अपनी बात को खत्म करते ही शाद ने धीरे से नियाज के होठों पर काट लिया। नियाज ने आंखें छोटी करके शाद को घूरा और शाद से कहा, आह, ये कैसी हरकत है शाद? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शाद नियाज के होठों के करीब आए, जो हाथ उन्होंने नियाज के कमर में डाला हुआ था। वह हाथ उन्होंने वहां से निकाला और नियाज की चिन्ह को ऊपर उठाते हुए नियाज की आंखों में देखते हुए शाद ने नियाज से कहा, मैं यही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं नियाज। आई डोंट थिंक कि आपको मुझे प्रोवोक करना चाहिए। कहते हुए बार बार शाद के होंठ नियाज के होठों को छू रहे थे। शाद ने अपना पूरा वजन नियाज के ऊपर डाला हुआ था और नियाज ने उनकी बात सुनने के बाद छटपटाते हुए कहा, शाद छोरो, मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। नियाज की इस खोखली धमकी को सुनने के बाद शाद ने हंसते हुए कहा, अच्छा, क्या करेंगी आप? थोड़ा रुककर शाद ने आगे कहा, आप कुछ नहीं कर सकती नियाज, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। एंड आई थिंक आप मेरे कहने का मतलब समझ रही होंगी। अगर आपको चैन से सोना है तो मुझे प्रोवोक मत करिए, लेकिन अगर आपको अपनी नींद भी खराब करनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हैप्पी विथ इट। कहते हुए शाद नियाज के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिरा रहे थे और अपनी लास्ट लाइन पूरी करते हुए शाद ने अपनी एक आंख ब्लिंक की। शाद का एक शरारती लहजा और उनकी इन हरकतों से नियाज अच्छी तरह वाकिफ थी। अब नियाज को थोड़ा डर लगने लगा। इस वक्त नियाज के मन में यही चल रहा था कि कहीं उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, क्योंकि शाद के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी नियाज की नींद को सारी रात खराब करना। जहां शाद और नियाज की ये प्यार भरी नोकझोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनामिका की कार सिंह विला के आगे आकर रुकी। अनामिका कार से बाहर आई और विला के अंदर कदम बढ़ा दिए। अंदर आते ही अनामिका सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अंदर आते हुए सर्वेंट्स ने अनामिका को देखा और उसे आवाज भी दी, पर अनामिका ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। अनामिका सीधे अपने कमरे में गई और कमरे का दरवाजा अंदर से लगाकर वॉशरूम की ओर बारेज गई। उसने अपना लैपटॉप वाला बैग, जो कि अब तक उसने अपने हाथों में लिया हुआ था, उसे सोफे पर रखा और फ्रेश होने चले गए। अनामिका कुछ देर में ही फ्रेश होकर आई। रजत अब तक आया नहीं था, वो ऑफिस में ही था। अनामिका ने अपना लैपटॉप निकाला और उसे लेकर बालकनी में चली गई। बालकनी में ही सोफे लगे हुए थे। अनामिका सोफे पर बैठी और अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। को उसने पावर बैंक से कनेक्ट किया और लैपटॉप स्टार्ट कर दिया। अनामिका की उंगलियां तेजी से लैपटॉप की कीबोर्ड पर चल रही थी। वो पूरी तरह से अपने काम में इन्वॉल्व हो गई, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला।
शाम से कब रात हुई, रात से कब आधी रात। इस बीच कई बार सर्वेंट्स आए और डोर नॉक करके चले गए। अनामिका ने उनमें से किसी को भी जवाब नहीं दिया। यहां तक कि 2 बार नीति भी उसे बुलाने आई थी, मगर अनामिका ने उसकी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा नहीं खोला। लगभग 11:45 हो चुके थे और अब रजत घर आया। अपने कमरे की ओर जाते हुए उसने सर्वेंट की तरफ एक नजर डाली तो उसे उनका चेहरा देखने में कुछ अजीब लगा, मगर फिर रजत ने नजरअंदाज किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रजत ने कमरे के अंदर कदम रखा तो उसे अपना कमरा कुछ खाली खाली सा लगा, मगर कुछ अजीब सी आवाज भी उसके कानों में पड़ रही थी। रजत ने अपने कदम को उस आवाज की ओर बढ़ाए। रजत बालकनी के पास बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। रजत बालकनी की डोर पर खड़ा होकर अनामिका को लैपटॉप पर काम करते हुए देखने लगा। अनामिका को रजत के होने का एहसास उसी वक्त हो चुका था जब उसने कमरे का दरवाजा खोला था। उस पल ही अनामिका को इस बात का पता चल चुका था, मगर एक बार के लिए भी उसने अपनी नजरें उठाकर रजत को देखा नहीं। वो अपने पूरे फोकस के साथ अपने लैपटॉप पर ही काम करती रही। जब उसने अनामिका को पूरे फोकस के साथ काम करते हुए देखा तो रजत ने अनामिका को रोकना सही नहीं समझा और वह चुपचाप वहां से फ्रेश होने चला गया। रजत फ्रेश होकर बाहर आया और अपनी लैपटॉप बैग की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके दिमाग में वो पल आया जब उसने सर्वेंट्स को देखा था। उनके माथे पर परेशानी की लकीरें थीं। रजत को इस बात का ख्याल जैसे ही आया, वो कमरे से बाहर गया और सर्वेंट से पूछा, मैम ने खाना खाया है या नहीं। सर्वेंट ने उसे ना में जवाब दिया तो रजत ने उसे 2 प्लेट में खाना लाने को कह दिया। कुछ ही देर में सर्वेंट ट्रॉली में खाना लेकर आ गया। रजत ने उसे ट्रॉली ली और सर्वेंट को जाने के लिए कह दिया। रजत खाने की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर आया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद रजत वो ट्रॉली लेकर बालकनी में आ गया। अनामिका अब भी लैपटॉप पर काम ही कर रही थी। रजत ने 2 प्लेट्स में खाना निकाला और खाने की प्लेट को वही टेबल पर रख दिया। रजत कुछ पल रुका, अनामिका के रिएक्ट करने का इंतजार कर रहा था, पर अनामिका ने रजत और खाना दोनों को ही नजरअंदाज कर रखा था। रजत एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अनामिका का लैपटॉप स्क्रीन एकदम से बंद कर दिया। अपने लैपटॉप स्क्रीन को इस तरह बंद होते देख अनामिका ने घूरकर रजत को देखा। इस बार रजत ने अनामिका के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और शांति से कहा, पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आपके मन में जो आए आप कर सकती है। मैं आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मैंने सर्वेंट से पूछा, आपने खाना नहीं खाया? तो खाना खाइए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है और ऐसे में आपकी हेल्थ के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रजत ने अपनी बात खत्म की और अब वो अनामिका की कुछ कहने या करने का इंतजार कर रहा था। अनामिका घूरकर रजत को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाएगी। अनामिका की ऐसी नजरों को देख रजत ने फिर कहा, मुझे खाने से पेट नहीं भरने वाला आपका, और ना ही मैं खाने की चीज हूं। मुझे खाने की कोशिश करेगी तो आपकी भूख बढ़ेगी, इसलिए खाना खाए। अनामिका उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रही थी। अनामिका की नीली आंखों में उसका गुस्सा और भी ज्यादा तेज होने लगा। अनामिका का गुस्सा बढ़ता देख रजत ने अपने दिमाग में याद किया कि उसने अभी अभी कुछ गलत तो नहीं कहा, तो उससे ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसने कुछ भी ऐसा वैसा कहा। उसने तो बस उसे खाना खाने के लिए कहा। कुछ पल सोचने के बाद रजत का ख्याल आया, उसने भले ही खाना खाने के लिए ही कहा, मगर कुछ डबल मीनिंग बातें भी वो अनजाने में कह गया। अब रजत थोड़ा सा नर्वस हो गया, बट फिर भी अपनी नर्वसनेस छिपाते हुए उसने अनामिका के सामने ही सोफे पर बैठते हुए अपने हाथ में पकड़ा लैपटॉप वही कॉफी टेबल के एक तरफ रखकर एक प्लेट ली और अनामिका को देते हुए कहा, आप ये खाइए और काफी देर हो चुकी है, फिर रेस्ट कर लीजिएगा, काम तो चलता ही रहेगा। अनामिका खामोशी से उस खाने की प्लेट को देख रही थी, मगर उसमें से एक निवाला भी उसने अपने मुंह में नहीं डाला। जैसे रजत को कोई बात समझ आ गई हो, उसने दूसरी प्लेट अपने हाथों में ली और उसमें से खाना खाने लगा। उसने बस एक एक निवाला ही खाया और फिर वो प्लेट अनामिका को दे दी और अनामिका की प्लेट खुद लेकर उससे बिना कुछ अनामिका से कहे खाने लगा। अनामिका ने एक नजर उस प्लेट की तरफ देखा, फिर रजत की तरफ, फिर उस प्लेट को कॉफी टेबल पर रख दिया और एक ग्लास में जूस लेकर उसे चुपचाप पी लिया।
मगर रजत की नजर से बचाकर उस जूस को अपने होठों से लगाने से पहले उसने अपनी वॉच में एक बटन प्रेस की थी, जिसकी वजह से उसके वॉच में एक वाइट लाइट ऑन हो गई थी। ये लाइट बहुत ही धीमी थी और उसकी वॉच में बस एक डॉट की तरह थी, जिसकी वजह से ये आसानी से किसी के नजर में नहीं आ सकती थी। चैप्टर 20, माई स्पाई वाइफ। रजत अनामिका के लिए खाना लेकर आया था, मगर अनामिका ने वो खाना नहीं खाया, बल्कि उसकी नजरों से बचाकर जूस पीते हुए अपनी वॉच में एक बटन प्रेस कर दिया, जिससे उसकी वॉच में एक हल्की सी सफेद रोशनी जलने लगी। अनामिका अपनी पैनी नजरों से रजत को ही देख रहे थे। दूसरी तरफ सिंह विला से कुछ दूरी पर एक वैन में कुछ लोग बैठे हुए थे। पैसेंजर सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसकी वॉच में अभी अभी एक वाइट लाइट ऑन हो गई थी। लड़की ने अपनी वॉच की ओर देखा और वैन में बैठे हुए बाकी लोगों से कहा, अलर्ट सिग्नल आया है, नजर रखो पूरे विला पर, कुछ भी सस्पिशियस मिले तुरंत इन्फॉर्म करो और अगर जरूरत हो तो उसी वक्त एक्शन लो। उस लड़की ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, कार में मौजूद लोग जो अब तक काम डाउन और मस्ती के मूड में थे, वो अचानक ही सीरियस हो गए। उस लड़की का कहना बंद हुआ और कार से सभी लोग बाहर निकल गए और चुपचाप छिपकर बिना किसी की नजर में आए सिंह विला की ओर बढ़ा गए। ये कुछ 7 से 8 लोग थे और इन लोगों ने देखते ही देखते पूरे सिंह विला को अपने अंडर ले लिया। उन लोगों ने सिंह विला को चारों तरफ से घेरा हुआ था और सिंह विला में होने वाली हर एक हरकत पर उनकी बारीक नजर थी। दूसरी तरफ बालकनी में बैठे हुए रजत और अनामिका खामोश थे। जब रजत ने देखा कि अनामिका कुछ खा नहीं रही, तो उसने अनामिका से कहा, आप खा क्यों नहीं रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप खाने को इस तरह अवॉइड कैसे कर सकती हैं? अनामिका ने अपनी नजरें ऊपर कर रजत को देखा। अनामिका की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे मानो वो रजत के अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। उसने रजत को जवाब देते हुए कहा, फिलहाल मुझे भूख नहीं, ये मेरे लिए काफी है। कहते हुए अनामिका ने रजत के सामने अपना जूस का ग्लास किया। अनामिका की फिक्र करते हुए समझाने वाले लहजे में रजत ने कहा, पर आपने लंबे वक्त से कुछ नहीं खाया है और आप सुबह से बाहर गई हुई थी और शाम को लौटी। पता नहीं आपने बाहर भी कुछ खाया होगा या नहीं, और अगर खाया भी होगा तब भी शाम से अब तक भूखे तो नहीं रह सकती ना। जहां एक तरफ अनामिका और रजत के बीच एक अलग सा ही तनाव था, जहां परवाह थी रजत के दिल में अनामिका के लिए, तो वहीं अनामिका के मन में कुछ चल रहा था, पर उसे समझना बहुत मुश्किल था। तो वहीं दूसरी तरफ शाद का घर, सफेद चादर में लिपटे शाद और नियाज। नियाज की हालत काफी खराब थी और उनका शरीर पसीने से लथपथ था। उनकी गर्दन और कंधे पर कुछ लाल निशान बने हुए थे। नियाज की स्किन कोरी होने की वजह से वो लाल निशान बहुत ही साफ थे। नियाज के बाल बेड पर ही एक तरफ बिखरे हुए थे और शाद उनके कंधे पर अपनी उंगलियां फिरा रहे थे। शाद का दूसरा हाथ नियाज की कमर पर था। नियाज नींद में थी, जिसकी वजह से बार बार शाद की उंगलियों की हरकत से वो कुनमुना रही थी। नियाज ने अपनी आंखें धीरे से खोली और शाद की तरफ देखते हुए धीरे से अपने कंधे को झटका और शाद से कहा, क्या कर रहे हो तुम? सोने दो मुझे, शाम से तुमने मुझे परेशान कर रखा है। नींद से भरी नियाज की आवाज में थोड़ी सी चिर भी थी। नियाज की बात सुनकर शाद ने अपनी गर्दन उनकी तरफ घुमाई और अपनी एक आईब्राउ टेढ़ी कर नियाज को देखते हुए उनसे कहा, इतने घंटे बाद भी आप में इतनी हिम्मत है नियाज कि आप मुझसे इस तरह बात करें? शाद का इतना कहना भर ही था। नियाज ने डर के मारे एक घूंट अपने गले से नीचे उतारी। उन्हें शाम का वाकया याद आ गया, जब नियाज ने शाद के सामने अनामिका की साइड ली थी। फ्लैशबैक। नियाज और शाद लिविंग रूम में थे। नियाज सोफे पर लेटी हुई थी और शाद उनके ऊपर। शाद का शरारती लहजा देख नियाज के मन में यही चल रहा था कि कहीं उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। अपने डर को छिपाते हुए दिखावटी गुस्से के साथ नियाज ने शाद से कहा, शाद तुम मुझे धमकी दे रहे हो सच में? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? शाद ने नियाज के गाल को अपनी अंगूठे से सहलाते हुए कहा, नियाज क्या आपको सच में लगता है कि आप मेरी टच को रेजिस्ट कर सकती हैं? आपके साथ तो मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स यूज करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप खुद ही
मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकती। और बात रही आपको डराने की, कहते हुए शाद की उंगलियां अब धीरे धीरे नियाज के होठों को छू रहे थे। अपनी बात को जारी रखते हुए शाद ने आगे कहा, डर तो आप रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं आपके साथ, आप तो खुद ही डर रही है। कहते हुए शाद के होठों पे एक टीजिंग स्माइल थी।